नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू लोहिया यूपी पुलिस जी के मॉक टेस्ट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप जुड़ेंगे मेरे साथ और देखेंगे जो आज का मॉक टेस्ट है तो उसमें जीएस से संबंधित जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं तो उनको देखते हैं और आप मेरे साथ उन्हें मिल करके हल करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें प्रथम क्वेश्चन आपके सामने है। प्रथम क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध पर आक्रमण सर्वप्रथम किस क्षेत्र पर किया गया था। तो आपने पढ़ा होगा कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम को आपको बताना है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में सर्वप्रथम जो आक्रमण है, जो आपका सिंध क्षेत्र है, सिंध क्षेत्र पर आपका जो आक्रमण है, तो आपने पढ़ा होगा भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। और मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? 712 ईस्वी में आपका आक्रमण किया। तो 712 ईस्वी में सिंध के कौन से क्षेत्र पर आक्रमण किया? ये चार ऑप्शन आपके सामने है, देवल, सहबन, मुल्तान या रावौर। इनमें से आपको एक बताना है। तो आपने पढ़ा होगा मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले जो आक्रमण है वो कौन से क्षेत्र पर किया था? आपका याद रखेंगे, सिंध का कौन सा क्षेत्र है? देवल। देवल पर सबसे पहले आक्रमण किया। जबकि आपने पढ़ा होगा जो यहाँ का शासक था, सिंध का शासक कौन था? दाहिर। सिंध का शासक कौन है? दाहिर। दाहिर को आपका कहाँ पे पराजित किया था? रावौर में पराजित किया था। कहाँ पे पराजित किया था? रावौर में पराजित किया था। क्लियर हो गया। और आपने पढ़ा भी होगा कि जो जजिया कर है, जजिया कर सिंध क्षेत्र पर लागू करने वाला पहला शासक कौन है? तो इसे आप याद रखेंगे, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। क्लियर हो गया, मोहम्मद बिन कासिम। तो ये आपके इससे जुड़े हुए क्वेश्चन है। और भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी भी कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम अगर आपसे पूछा जाए तो आपसे पूछा जाएगा ये कहाँ, मतलब किसका सेनापति था? तो अरब का शासक कौन था? उमैयाद। उमैयाद का सेनापति कौन है? उमैयाद का सेनापति कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। तो याद रखेंगे उमैयाद का सेनापति कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। तो सबसे पहले आक्रमण किया था देवल पर। नेक्स्ट है, कश्मीर के कारकोट वंश की स्थापना किसने की थी? तो आपको बताना है कश्मीर में एक वंश था, कारकोट वंश, स्थानीय वंश था। तो इनमें से आप बताएंगे कि उस वंश की स्थापना किसने की? दुर्लभवर्धन, चंद्रापेड़, जयापेड़ या अवंतीवर्धन। इनमें से आपको बताना है कि किसने आपकी कारकोट वंश की स्थापना की थी। दुर्लभवर्धन, चंद्रापेड़, जयापेड़ या अवंतीवर्धन। आपको बताना है कि किसने इसकी आपकी स्थापना की थी। तो कश्मीर में कारकोट वंश का जो संस्थापक है वो आप याद रखेंगे, वो कौन है? दुर्लभवर्धन। दुर्लभवर्धन के द्वारा कारकोट वंश आपका स्थापित किया गया था। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मासक एवं काकड़ी नामक तांबे की मुद्रा किस वंश में प्रचलित थी? आपको बताना है कि मासक एवं काकड़ी जो तांबे की मुद्रा है, अच्छा क्वेश्चन है, मासक एवं काकड़ी तांबे की मुद्रा किस वंश में प्रचलित थी? ये चार ऑप्शन आपके सामने, मौर्य, गुप्त, वर्धन वंश या चोल वंश। इनमें से आपको एक बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। जबकि आपने पढ़ा होगा तांबे का, जैसे आप पढ़ते हैं जीतल, और चांदी का टका नामक सिक्का किसने चलाया? इल्तुतमिश ने। रुपया और दाम नामक सिक्का किसने चलाया? शेर शाह सूरी ने। ये क्वेश्चन आपने पढ़ रखे हैं। अधा एवं बिख नामक सिक्का किसने चलाया? फिरोज शाह तुगलक ने। तो ये आपने क्वेश्चन पढ़े। लेकिन यहाँ पे पूछा है आपका मासक एवं काकड़ी नामक तांबे की जो मुद्रा है ये किस वंश में आपके प्रचलित थी? तो आप याद रखेंगे जो आपका मौर्य वंश है जिसका संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। तो इस समय जो तांबे की मुद्रा थी उसे दो नाम से जानते थे, एक मासक है और एक कौन? आपका काकड़ी। क्लियर हो गया, मासक और काकड़ी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, 1937 के ब्रिटिश प्रांतीय चुनावों के दौरान 1937 के ब्रिटिश प्रांतीय चुनावों के दौरान बिहार का प्रधानमंत्री कौन था? तो आपको बताना है जो 1937 के आपके चुनाव हुए तो उसमें बिहार का प्रधानमंत्री कौन बना था? अब आप देखेंगे जो भारत शासन अधिनियम 1935 आया तो 1935 अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार 11 ब्रिटिश प्रांतों में चुनाव कराए गए। तो ये भी आप याद रखेंगे, कितने प्रांतों में चुनाव कराए गए? 11 ब्रिटिश प्रांतों में आपके चुनाव कराए गए। अब 11 ब्रिटिश प्रांतों में से क्या है, 6 प्रांतों में कांग्रेस पार्टी की अकेले सरकार बन गई। 6 प्रांत कौन कौन है? याद रखेंगे, यूपी, एमपी, बिहार, ओडिशा, मुंबई और कौन है आपका? मद्रास। तो इनमें आपके 6 प्रांत हैं जिनमें आपकी कांग्रेस पार्टी की अकेले सरकार बन गई, यूपी, एमपी, बिहार, उड़ीसा, मुंबई और मद्रास। अब आपको याद रखना है कौन कौन से 2 राज्य, एक आपका असम है और एक कौन सा? पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत। असम और क्या है? पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत।
इनमें कांग्रेस ने गठबंधन की सरकार बनाई पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, तो इनमें आपकी गठबंधन की सरकार बना दी असम और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में। 3 आपके राज्य बचे थे, 3 राज्य में कौन कौन से? एक तो आपका सिंध बचा है, सिंध, एक आपका बचा है जी बंगाल, सिंध बचा है, बंगाल बचा है, और एक कौन सा आपका बचा है? पंजाब। तो इन तीनों राज्यों में अलग अलग दलों की सरकार बनी है। इन तीनों राज्यों में किस किस दलों की सरकार बनी है? जैसे सिंध में आप पढ़ते हैं, सिंध में किसकी सरकार बनी थी? सिंध में बनी थी आपकी मुस्लिम लीग की सरकार बनी थी। और आपसे पूछा जाए बंगाल में किसकी बनी थी? बंगाल बनी थी प्रजा कृषक पार्टी की सरकार बनी, प्रजा कृषक पार्टी। और आपसे पूछा जाएगा पंजाब में किसकी बनी थी? पंजाब में बनी थी यूनियनिस्ट पार्टी। पंजाब में किसकी सरकार बनी? यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी। तो इन तीनों में अलग अलग दलों की सरकार है। बाकी 6 में अकेले कांग्रेस की सरकार है, 2 में आपकी गठबंधन सरकार बनी। अब यहीं पे से एक क्वेश्चन आपसे पूछा है कि यहाँ से पूछा है कि प्रांतीय चुनावों के दौरान बिहार का प्रधानमंत्री, उस समय प्रधानमंत्री बोलते थे मुख्यमंत्री को, तो इनमें से आप बताएंगे कौन था? ये आपके 4 सामने ऑप्शन है, तो इनमें से आपको बताना है कौन था। तो आप याद रखेंगे इनमें कौन सा? आपका श्री कृष्ण सिन्हा, श्री कृष्ण सिन्हा। तो ये कहाँ के आपके थे? ये थे आपके बिहार के प्रधानमंत्री। कौन थे? श्री कृष्ण सिन्हा। यूपी की अगर आपसे पूछे यूपी के कौन थे, यूपी का भी आप याद रखेंगे सी राजगोपालचारी। कौन थे? सी राजगोपालचारी। तो आपसे पूछा जाए 1935 अधिनियम के माध्यम से, तो ये फरवरी 1937 में आपके चुनाव हुए थे। और फरवरी 1937 में कुल कितने प्रांतों में चुनाव कराए गए थे? 11 प्रांतों में आपके चुनाव कराए गए थे। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट, नीन में से कौन पंडित रविशंकर के गुरु थे? तो पंडित रविशंकर आपने पढ़े होंगे, पंडित रविशंकर। तो पंडित रविशंकर के गुरु आपको इनमें से बताना है कौन थे? बिस्मिल्लाह खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान या अलाउद्दीन खान। इसमें से आप बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे सभी पंडित रविशंकर के गुरु कौन थे। बताएं सभी, कमेंट करके बताएंगे। देखेंगे इसमें पंडित रविशंकर के गुरु कौन थे। तो पंडित रविशंकर आप जानते हैं, पंडित रविशंकर। तो पंडित रविशंकर आपके कौन से यंत्र को बजाते हैं? सितार। तो प्रसिद्ध सितार वादक आपका किसे माना जाता है? प्रसिद्ध सितार वादक आपके कौन है? पंडित रविशंकर। तो इनके गुरु आपसे पूछा है कि इनके गुरु कौन थे, तो इनके गुरु का नाम आप याद रखेंगे। इनके नाम, गुरु का नाम था आपका अलाउद्दीन खान। क्या था गुरु का नाम? अलाउद्दीन खान। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं जी। त्र्यंबकेश्वर किस नदी का उद्गम स्थल है? त्र्यंबकेश्वर आपको बताना है। 4 नदी आपके सामने, ताप्ती, गोदावरी, महानदी, रावी। इनमें से आप बताएंगे त्र्यंबकेश्वर किस नदी का उद्गम स्थल है। बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएं त्र्यंबकेश्वर किस नदी का उद्गम स्थल है। ताप्ती, गोदावरी, महानदी या रावी? बताएंगे सभी। त्र्यंबकेश्वर की अगर बात करें, जो त्र्यंबकेश्वर स्थान है, कौन सा स्थान है आपका? त्र्यंबकेश्वर। तो त्र्यंबकेश्वर आपका कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका नासिक महाराष्ट्र में, नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है। और नासिक महाराष्ट्र से एक आपकी नदी निकलती है। बताएंगे सभी कमेंट करके इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से आपकी निकलती है। बात करें जी ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, तो ताप्ती नदी आपकी मुल्ताई श्रेणी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मुल्ताई श्रेणी। और मुल्ताई श्रेणी में भी आपका कहाँ है? मुल्ताई श्रेणी। तो ये भी आपका किसका भाग है? सतपुड़ा श्रेणी का भाग है, मुल्ताई श्रेणी, मुल्ताई। तो या ऐसे याद रख लेंगे, या ऐसे आप लिख लेंगे सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी आप सब जानते ही हैं, एमपी में स्थित है। सतपुड़ा श्रेणी में कहाँ से निकलती है? मुल्ताई से निकलती है। और मुल्ताई कहाँ पर है? मुल्ताई आपका कहाँ पर है? एमपी में। क्लियर हो गया? महानदी, महानदी आपसे पूछा है कि महानदी आपकी कहाँ से निकलती है। महानदी आप याद रखेंगे, महानदी कहाँ से निकलती है? महानदी। तो महानदी आपने पढ़ा होगा, ये कहाँ से निकलती है? रायपुर। और रायपुर आपका कहाँ पर है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? महानदी। रावी आपसे पूछा जाए, रावी कहाँ से निकलती है? रावी नदी आपकी रोहतांग दर्रा से निकलती है। रोहतांग दर्रा कहाँ पर है? रोहतांग दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। तो क्लियर हो गया? ताप्ती पूछे तो सतपुड़ा श्रेणी मुल्ताई एमपी से निकलती है। गोदावरी पूछे त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से निकलती है। महानदी पूछे रायपुर छत्तीसगढ़ से निकलती है। रावी पूछे रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलती है। ये क्लियर हो गया? तो त्र्यंबकेश्वर पूछा है तो क्या हो जाएगा आपका? गोदावरी इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट, देश के केंद्रीय बैंक का निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है? तो देश का केंद्रीय बैंक आप सब जानते हैं, देश का केंद्रीय बैंक कौन सा है? आरबीआई है। कौन सा है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई की अगर आपसे पूछे कि स्थापना किस वर्ष हुई थी, स्थापना आप सब जानते हैं, स्थापना हुई थी 1935 में। लेकिन आरबीआई का जो हेडक्वार्टर था पहले कहाँ पर था? कोलकाता में था हेडक्वार्टर, और उसके 2 वर्ष बाद इस हेडक्वार्टर को कहाँ पे स्थानांतरित कर दिया गया? मुंबई। तो वर्तमान में आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में स्थित है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था आपका 1949। आपसे पूछा जाएगा इसी में, जो आरबीआई है, तो आरबीआई क्या है? भारत देश का केंद्रीय बैंक है। तो जैसे आपका रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, इन सभी का जो निर्धारण है वो आरबीआई की सहायता से एक आपकी समिति होती है, मौद्रिक नीति समिति, तो उसके माध्यम से आपका किया जाता है। पहले आरबीआई करता था, लेकिन वर्ष 2016 से कौन करता है? मौद्रिक नीति समिति। आरबीआई बैंक में गवर्नर, यानी एक तो मुख्य गवर्नर होता है और आपके 4 अन्य गवर्नर होते हैं, ये भी आप याद रखेंगे आरबीआई से संबंधित। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट लाइन से, देश का केंद्रीय बैंक का निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है? देश की मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है, यह जनता से जमा स्वीकार करता है, सरकार के लिए बैकेट के रूप में कार्य करता है, उसके बाद में देश की मुद्रा जारी करता है। ये यहाँ पे बैंक आएगा, ये यहाँ पे आएगा बैंक, सरकार के लिए बैंक के रूप में कार्य करता है और देश की मुद्रा जारी करता है। अब इनमें से आपको बताना है कि ऐसा कौन सा कार्य है जो आपका आरबीआई बैंक या केंद्रीय बैंक नहीं करता। तो ऐसा कार्य कौन सा है? यह जनता से जमा स्वीकार करता है। ये आपका गलत है, क्योंकि जनता से जो जमा स्वीकार करेंगे वो बैंक कौन से कहलाएंगे? वो कहलाएंगे आपके व्यापारिक बैंक कहलाएंगे। इसलिए आपका इसमें कौन सा गलत है? जनता से जमा स्वीकार करता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रण उत्सव का आयोजन किया जाता है? आप बताएंगे कौन सा उत्सव है? उत्सव का नाम है रण उत्सव। तो रण उत्सव का जो आयोजन है वो कहाँ पे किया जाता है? पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान या गुजरात? इनमें से आप बताएंगे रण उत्सव का आयोजन कहाँ पे करते हैं? रण उत्सव। तो अलग अलग आपके उत्सव होते हैं, जैसे पंजाब में आप पढ़ते हैं लोहड़ी है, बैसाखी है। महाराष्ट्र में आप पढ़ते हैं काला घोड़ा महोत्सव, कहाँ पर आपका? महाराष्ट्र में। राजस्थान में आप पढ़ते हैं जैसे मरु महोत्सव है या पुष्कर मेला, ये कहाँ पर आपका? राजस्थान में। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो रण उत्सव अगर आपसे पूछा गया है, रण उत्सव आप याद रखेंगे कौन से राज्य में बनाया जाता है? ये बनाया जाता है गुजरात राज्य में। और आपसे ये पूछा है कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। और इसकी तटरेखा कितनी है? 1214 किलोमीटर। सबसे ज्यादा समुद्री सीमा से लगने वाला राज्य भी कौन सा है? गुजरात। क्लियर हुआ? रण उत्सव आपका कहाँ पर बनाते हैं? गुजरात में। नेक्स्ट है तरंग मेल। अच्छा क्वेश्चन है आपका, तरंग मेल क्या है? नया क्वेश्चन देखने के लिए मिला होगा शायद। तरंग मेल लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? आपको ऑप्शन में है इसमें केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या गोवा। तरंग मेल आपसे पूछा है, तरंग मेल किस राज्य का लोक नृत्य है? तरंग आप याद रखेंगे, तरंग मेल कौन से राज्य का लोक नृत्य है? तो तरंग मेल आप याद रखेंगे कौन से राज्य का लोक नृत्य है? गोवा राज्य का लोक नृत्य कौन सा आपका? तरंग मेल। तो ये याद रखना है गोवा से। अगर आपसे पूछा जाए गोवा को भारत में कब शामिल किया गया था, तो याद रखना है 19 दिसंबर 1961। जबकि गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला है? गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला 1987 में। और आपसे पूछा जाता है कि प्रमुख पुर्तगाली बस्ती किसे माना जाता है? प्रमुख पुर्तगाली बस्ती किसे माना जाता है? तो पुर्तगाली बस्ती कौन सा आपका? पुर्तगाली बस्ती है गोवा। कौन है पुर्तगाली बस्ती? गोवा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट, जड़त्व के बारे में कौन सा कथन सही है? जड़त्व के बारे में आपको बताना कौन सा कथन सही है। द्रव्यमान जितना कम होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा। भार जितना कम होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा। द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा। या द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना ही कम होगा। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा इसके बारे में सही बोलता है। आपका कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसके बारे में सही बताता है? जड़त्व के बारे में कौन सा कथन सही है? बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएंगे। बताएं जी सभी कमेंट करके। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या है? द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व क्या है? जड़त्व उतना ही अधिक होगा। ये याद रखेंगे, द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व क्या है? उतना ही अधिक होगा।
तो ये जड़त्व के बारे में आपका बताता है। नेक्स्ट है, नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष या उपसभापति कौन था? नीति आयोग, नीति आयोग आपने पढ़ा है। नीति आयोग तो 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग को समाप्त करके एक नया आयोग बनाया, नीति आयोग। तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष है वो तो प्रधानमंत्री होता है, जैसे योजना आयोग का प्रधानमंत्री होता था ऐसे ही इसका होता है। नीति आयोग का जो प्रथम उपाध्यक्ष है, तो प्रथम उपाध्यक्ष आपने पढ़ा होगा, ये किसे बनाया गया था? अरविंद पनगड़िया को बनाया गया था। क्लियर हो गया? किसको बनाया गया था? अरविंद पनगड़िया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है? इसमें ऑप्शन है आपके सामने केरल, केरल के बाद आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। आसान सा क्वेश्चन है, पढ़ा होगा आपने, कई बार पढ़ लिया होगा कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें ऑप्शन सही होगा आपका ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। आपने पढ़ा होगा आंध्र प्रदेश ये भाषा के आधार पर, और कब गठित हुआ था? 1953 में हुआ। कौन सी भाषा के आधार पर बना था ये बना था आपका तेलुगु भाषा के आधार पर। कौन सी भाषा है? तेलुगु भाषा के आधार पर आपका बना था। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। और इसका गठन कब हुआ था आपका? 1953 में आपका गठन हुआ। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन एक संविधानेतर संस्था है? आपको बताना है, ये 4 संस्था आपके सामने है। अब इनमें से कौन सी एक ऐसी संस्था है जिसका संविधान में कोई जिक्र नहीं है? जैसे लोक सेवा आयोग है, वित्त आयोग है, निर्वाचन आयोग है, नीति आयोग है। इनमें से ऐसा कौन सा आयोग है जिसका संविधान में कोई जिक्र नहीं है? बताएंगे, सभी कमेंट करके बताएंगे इनमें ऐसा कौन सा आयोग है। तो आपने पढ़ा है, अभी पढ़ा होगा, जो योजना आयोग है, योजना आयोग का स्थान किसने ले लिया है? नीति आयोग ने ले लिया है। तो नीति आयोग आपका संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है। जबकि निर्वाचन आयोग आपने पढ़ा होगा, आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में दिया गया है। वित्त आयोग अगर आपसे पूछा जाए, आर्टिकल 280 में वित्त आयोग के बारे में दिया गया। और संघ लोक सेवा आयोग आपसे पूछा जाएगा, आर्टिकल 315 में संघ लोक सेवा आयोग के बारे में दिया गया है। क्लियर हो गया? तो ये आपको याद रखना है। तो कौन सा नहीं है आपका? नीति आयोग नहीं है। नेक्स्ट, सरकारीय आयोग की संस्तुतियां निम्नलिखित में किससे संबंधित हैं? तो आपको बताना है सरकारीय आयोग की संस्तुतियां निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? राजस्व का वितरण, राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य, संसद की सदस्यता, केंद्र राज्य संबंध। सरकारी आयोग के बारे में आपको बताएंगे कि सरकारी आयोग किससे संबंधित है। सरकारी आयोग आपने पढ़ा होगा, जो सरकारीय आयोग है ये आपका किस वर्ष गठित किया गया था? ये गठित किया गया था 1983 में। बहुत बार इसका वर्ष भी पूछा है कि सरकारीय आयोग किस वर्ष गठित किया गया, तो याद रखेंगे 1983 में गठित किया गया। और सरकारी आयोग हो, राजमन्नार आयोग हो, मदन मोहन पुंछी आयोग हो, ये सारे जो आयोग हैं ये किससे संबंधित हैं? ये हैं केंद्र राज्य संबंध से। किससे संबंधित हैं? केंद्र राज्य संबंध से संबंधित हैं सरकारी आयोग। तो क्लियर हो गया? केंद्र राज्य संबंध से कौन सा आपका? सरकारी आयोग। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका आविष्कार विलियम रॉन्टजेन के द्वारा किया गया था? तो विलियम रॉन्टजेन ने किसका आविष्कार किया? रेडियो, एक्सरे मशीन, बिजली का बल्ब, उपरोक्त में से कोई नहीं। इनमें से आपको बताना है कि किसका आविष्कार आपका विलियम रॉन्टजेन ने किया था। बताएंगे, सभी कमेंट करके बताएं विलियम रॉन्टजेन के द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? विलियम रॉन्टजेन। तो विलियम रॉन्टजेन की अगर बात करें, जैसे आपसे पूछा जाएगा रेडियो आपने पढ़ा होगा, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? रेडियो का आविष्कार किया था मार्कोनी ने। किसने किया रेडियो का आविष्कार? मार्कोनी ने। आपने पढ़ा होगा बिजली का जो बल्ब है, बिजली का बल्ब ये किसने बनाया था? ये बनाया थॉमस एल्वा एडिसन ने। बिजली का बल्ब किसने बनवाया? थॉमस एल्वा एडिसन ने। इसमें बहुत सारे आपके प्रयोग किए और जब जाकर के बिजली का बल्ब आपका तैयार हुआ था थॉमस एल्वा एडिसन। एक्सरे मशीन, तो एक्सरे मशीन का जो आविष्कार है ये किस व्यक्ति ने किया है? विलियम रॉन्टजेन ने। किसका आविष्कार किया है? तो याद रखेंगे एक्सरे मशीन का आविष्कार किया है। क्लियर हो गया? बिजली का बल्ब थॉमस एल्वा एडिसन। रेडियो अगर आपसे पूछे तो किसका रेडियो का जो आविष्कार है वो किसने किया था? मार्कोनी ने किया था जी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है?
नेक्स्ट है डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा दी गई थी। डीएनए के बारे में आपको बताना है। डीएनए की द्विकुंडली जो संरचना है, डीएनए का जो डबल मॉडल है, तो वो किसने दिया था? जैकब तथा मोनोड, वाटसन तथा क्रिक, एच.जी. खुराना या उपयुक्त में से कोई नहीं। डीएनए के बारे में आप बताएंगे कि ये मॉडल आपका किसने दिया था, डीएनए की जो संरचना है ये किसके द्वारा दी गई थी, बताएंगे। सभी कमेंट करके बताएंगे। तो जो आपका डीएनए है, डीएनए का जो आपका मॉडल है या संरचना है, ये किसके द्वारा दिया गया था? ये आप पढ़ते हैं, ये किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने आपका दिया था। किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित तत्वों में कौन अर्धचालक है? निम्नलिखित तत्वों में कौन अर्धचालक है? एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, चांदी, सीसा। इनमें से आप बताएंगे अर्धचालक का उदाहरण किसे माना जाता है? अर्धचालक आपने पढ़ा होगा। अर्धचालक, अर्धचालक किसे बोला जाता है? सिलिकॉन को बोला जाता है अर्धचालक। तो आपने पढ़ा होगा कंप्यूटर की जो आईसी चिप वगैरह होती हैं वो किसकी बनी होती हैं? सिलिकॉन की आपकी बनी होती हैं कंप्यूटर की आईसी चिप। और इसमें आप पढ़ते हैं जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन के नाम पर सिलिकॉन वैली आप बोलते हैं कि विश्व की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? विश्व की अगर आपसे पूछ रहा है, विश्व की सिलिकॉन वैली, विश्व की सिलिकॉन वैली क्या है? विश्व की सिलिकॉन वैली। तो विश्व की सिलिकॉन वैली अगर आपसे पूछा जाए तो आप याद रखेंगे कैलिफोर्निया। किसे बोलते हैं? कैलिफोर्निया। और कैलिफोर्निया कहाँ पर है? कैलिफोर्निया स्थित आपका यूएसए में। कैलिफोर्निया कहाँ पर? आपका यूएसए में स्थित है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा, सिलिकॉन वैली हो गया। अब आपसे पूछे भारत की सिलिकॉन वैली क्या है? भारत की सिलिकॉन वैली। भारत की सिलिकॉन वैली अगर आपसे पूछा जा रहा है तो भारत की सिलिकॉन वैली आप याद रखेंगे। भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बंगलुरु को कहा जाता है भारत की सिलिकॉन वैली। तो इन दो क्वेश्चन को भी आप इसमें ऐड करके याद रखेंगे। भारत का पहला ट्रांसजेनिक पौधा, तो इनमें से आप बताएंगे भारत का पहला ट्रांसजेनिक पौधा कौन सा है? तंबाकू, टमाटर, मटर, कपास। इनमें से आप बताएंगे भारत का पहला ट्रांसजेनिक पौधा कौन सा है? तो भारत का पहला ट्रांसजेनिक पौधा ये किसे माना जाता है? ये माना जाता है आपका तंबाकू को। किसको माना जाता है? तंबाकू को माना जाता है। क्लियर हो गया। आपसे पूछे तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? आप याद रखेंगे तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? राजमुंदरी। और राजमुंदरी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? टमाटर का लाल रंग होता है किसके कारण? लाइकोपीन के कारण होता है। आपने पढ़ा होगा जो ग्रेगर जॉन मेंडेल हैं, जिन्हें आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडेल। तो ग्रेगर जॉन मेंडेल ने अपने जो प्रयोग हैं वो कौन से पौधे पर किए थे? मटर के पौधे पर। आपसे पूछे कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कपास। तो कपास आप याद रखेंगे कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? नागपुर। और नागपुर कहाँ पर स्थित है? आपका महाराष्ट्र। और कपास पौधे के कौन से भाग से प्राप्त किया जाता है? तो इसे आप याद रखेंगे कौन से भाग से प्राप्त करते हैं? फूल। और फूल में भी आप याद रखेंगे कौन सा भाग है? बीज भाग से। विशेष तौर पर तो आप ये याद रखेंगे कपास पौधे के कौन से भाग से प्राप्त किया जाता है? बीज भाग से प्राप्त किया जाता है कपास। क्लियर हो गया। इनको भी आप ऐसे याद रखेंगे सुमेलित करके। नेक्स्ट आगे देखते हैं, दो क्वेश्चन और आपके अवशेष हैं। अगर आपको मॉक टेस्ट अच्छा लग रहा हो तो एक बार आप लाइक वाला जो बटन है उसे जरूर प्रेस करेंगे। नेक्स्ट, प्रोटीनों के साथ जुड़ी हुई लघु शर्करा श्रृंखला क्या कहलाती है? इसमें आपके सामने ऑप्शन है कोलेस्टेरॉल, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, ऑलिगोसैकराइड। तो आपको बताना है कि किस नाम से जानते हैं प्रोटीन के साथ जो जुड़ी हुई लघु शर्करा है उसे हम किस नाम से जानते हैं, बताएंगे सभी। तो इसमें किस नाम से जानते हैं वो आपको याद रखना है। तो इसका जो सही नाम होता है, जो प्रोटीन की श्रृंखला होती है, तो इसे याद रखेंगे ग्लाइकोप्रोटीन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जानते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन के नाम से जाना जाता है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। लास्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 का जो बजट है 2023-24 आप पढ़ेंगे। वर्ष 2023-24, वर्ष 2023-24 का बजट कितने रुपए का था? ये आपके सामने ऑप्शन है 45 लाख करोड़, 42 लाख करोड़, 40 लाख करोड़, 38 लाख करोड़। तो आपने 1 फरवरी 2022 में जो वर्तमान में वित्त मंत्री हैं, वर्तमान में जो वित्त मंत्री हैं, इनका नाम क्या है? इनका नाम है निर्मला सीतारमण। तो निर्मला सीतारमण के द्वारा यह बजट आपका पेश किया गया, निर्मला सीतारमण। और निर्मला सीतारमण के कार्यकाल का आपने पढ़ा होगा 5वां बजट था। और इसमें आपने पढ़ा है कि इस बार का जो बजट है अमृतकाल का पहला बजट है, क्योंकि
2022 से और 2047 तक ये जो 25 वर्ष हैं इनको अमृतकाल के रूप में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इस बार का जो आपका बजट है वो आपका कितने लाख रुपए का है? वो है 45 लाख करोड़ रुपए का। कितने लाख रुपए का है? 45 लाख करोड़ रुपए का इस बार का आपका बजट है। क्लियर हो गया? तो इसका आंसर कौन सा सही है? इसका आंसर सही है 45 लाख करोड़। क्लियर हुआ? तो ये आज के आपके क्वेश्चन थे जो आज का मॉक टेस्ट था। और ये अगर मॉक टेस्ट आपको अच्छा लगा हो तो एक बार चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।